अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम डॉक्टर मुतीबुर रहमान है और मैं प्रोफेसर ऑफ बायोलॉजी काम कर रहा हूँ यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में। आज का जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है बेसिकली कि वो फैक्टर्स जो रेट ऑफ एंजाइम एक्शन के ऊपर या एक्टिविटी ऑफ एंजाइम पे अपना इफ़ेक्ट रखते हैं, उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट भी है। पास्ट में कई दफ़ा ये क्वेश्चन लॉन्ग में आ चुका है। इसमें बहुत से पॉइंट्स हैं जो एमसीक्यूज़ में डिस्कस हुए हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस भी। तो आइए हम डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को और फिर हम देखते हैं कि इसमें कौन सी जो पॉइंट्स हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स दैट अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स। कि एंजाइम जो कि कैटलिस्ट हैं, किसी भी जानदार की बॉडी में होने वाले जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं, एंजाइम्स उनको स्पीड अप करते हैं, उनके रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, तभी सर्वाइवल जो है वो मुमकिन है। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो एंजाइम्स की इस एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, अपना इफ़ेक्ट रखते हैं इनके ऊपर। तो उन फैक्टर्स में सबसे पहला जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर का बहुत अहम रोल है क्योंकि इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर, जहाँ एंजाइम काम कर रहा है, मतलब अगर एंजाइम काम कर रहा है हमारी ब्लड वेसल में, जो ब्लड वेसल्स हैं वो इनका सराउंडिंग है, इनकी इन्वायरमेंट है। सेम ऐसे ही अगर एक एंजाइम काम कर रहा है सेल में, तो जो सेल की बाहर की इन्वायरमेंट है वो कहलाएगी इसकी इन्वायरमेंट। और उस इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बहुत मायने रखता है एंजाइम की एक्टिविटी पर। तो टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट है रेट ऑफ एंजाइम एक्शन पे, आइए हम इसको देखते हैं। अगर आप मैक्सिमम रेट ऑफ एंजाइम एक्शन देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको स्पेसिफिक टेम्परेचर देना होगा, आपको मुनासिब टेम्परेचर देना होगा जिस टेम्परेचर पर आपकी बॉडी के एंजाइम्स प्रॉपरली वर्किंग करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करते हैं ह्यूमन एंजाइम्स की, तो ह्यूमन एंजाइम्स ने ड्यूरिंग एवोल्यूशन जो अपना टेम्परेचर सेट किया वो 37 डिग्री सेल्सियस है। बेटे ये तो एक फ़िक्स वैल्यू है, लेकिन जो रेंज है वो है 36.8 से 37.8 डिग्री सेल्सियस। ये रेंज है जिस रेंज में अगर बॉडी का टेम्परेचर रहेगा तो एंजाइम्स मैक्सिमम एफिशिएंसी से काम करेंगे और कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आएगा। हम एक सीक्वेंस देख लेते हैं कि अगर टेम्परेचर हमारा इंक्रीज़ करता है, बढ़ता है, तो उससे हीट बढ़ती है। हीट की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की उसमें इजाफा होता है और मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हो जाती है। जब मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली जो रेट ऑफ एंजाइम एक्शन है ये भी इंक्रीज़ कर जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है तो इस टेम्परेचर पे 1 मिनट में 2 सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में। तो अगर टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो अब 1 मिनट में 4 सबस्ट्रेट जो हैं वो कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट में। तो इससे ये मालूम हुआ कि 10 डिग्री टेम्परेचर के बढ़ने से रेट ऑफ एंजाइम एक्शन जो है वो डबल हो जाता है। लेकिन अगर एक स्पेसिफिक रेंज से, जैसे ये रेंज है, अगर इस रेंज से टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो फिर जो एंजाइम के इस ग्लोबुलर स्ट्रक्चर में मौजूद जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो अमाइनो एसिड्स हैं, उनकी वाइब्रेशंस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगी, उनकी कोलिजन्स के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। और इतनी एक्सट्रीम कोलिजन्स और वाइब्रेशंस की वजह से जो बॉन्ड्स हैं वो टूट जाएंगी, और बॉन्ड्स जब टूटेंगी तो ये जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है ये डीनेचर हो जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड डीनेचरेशन। तो ये बहुत ही अहम शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय द डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम। तो
तो आप उसमें ये पूरा सीक्वेंस लिखेंगे कि व्हेन टेम्परेचर राइजेज अबव द नॉर्मल रेंज देन द vibrations and collisions of the enzyme molecule become too fast that the globular structure does not hold and bonds break. This result in denaturation of enzymes. तो ये बहुत ही important short question है कि what do you mean by denaturation of enzymes? अब जब एंजाइम डीनेचर हो जाएगा तो आपका जितना भी सेल के अंदर होने वाला मेटाबॉलिक रिएक्शन है, एंजाइम का एक्शन है, उसमें फ़ौरन से कमी आ जाएगी, डिक्रीज़ आ जाएगी उसके अंदर। तो अगर इसको हम ग्राफ की फॉर्म में शो करें तो आप ये देखिए कि ये टेम्परेचर ले लेते हैं हम एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे ले लेते हैं हम रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। अब देखिए जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे एंजाइम का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी बढ़ रहा है, और जैसे ही ये पहुंचता है 37 डिग्री सेल्सियस पे तो अब रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो मैक्सिमम हो जाता है। और जैसे ही टेम्परेचर 37.8 से आगे 39 और फिर 40 पे आता है तो एंजाइम की एक्टिविटी जो है उसमें कमी आना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि इस वक्त एंजाइम क्या हो रहा है, डीनेचर हो रहा है। एंजाइम का जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो इस ग्राफ को अच्छे से बनाना इंतहाई इम्पोर्टेंट है, इसको शो करना इंतहाई इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ग्राफ का एक नंबर होता है जब आपको ये क्वेश्चन आता है। उसके बाद पीएच। पीएच का मतलब क्या है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो यकीनन डेफिनेटली एंजाइम्स जो हैं वो सेंसिटिव होते हैं हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन से, जिसे हम पीएच कहते हैं या पावर ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं। अगर एंजाइम्स की मैक्सिमम एक्टिविटी होगी तो उसके लिए ऑप्टिमम पीएच, मुनासिब पीएच रिक्वायर्ड होगी। हर एंजाइम के लिए जो पीएच है वो इन्वायरमेंट के मुताबिक होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक एंजाइम काम कर रहा है स्टमक कैविटी में तो स्टमक कैविटी के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, तो इनकी जो पीएच है वो एसिडिक होगी, वो 7 से कम होगी। 7 न्यूट्रल पीएच होती है, 7 से कम एसिडिक। और अगर एक एंजाइम काम कर रहा है इंटेस्टाइन्स में यानी कि ड्यूडिनम में, जैसा कि ट्रिप्सिन, तो ट्रिप्सिन वर्क इन अल्कलाइन इन्वायरमेंट, बेसिक इन्वायरमेंट। तो हर एंजाइम अपनी इन्वायरमेंट की पीएच के मुताबिक काम करता है। ऑप्टिमम काम उस वक्त होगा जब पीएच जो है वो मुनासिब होगी, उसी वक्त ही मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी, उसी वक्त ही जो एक्टिव साइट है उस पर हाइड्रोजन आयंस की और दूसरे चार्जेस हैं उनकी कंसंट्रेशन मेंटेन रहेगी और प्रॉपरली जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती रहेगी। तो इसके बाद अगर पीएच में कोई चेंज आता है तो यकीनन जो आयनाइजेशन है अमाइनो एसिड्स की एक्टिव साइट पर यहाँ भी चेंज आ जाएगा। जब यहाँ चेंज आएगा तो एंजाइम का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो स्लो डाउन हो जाएगा। जैसे ही ये स्लो डाउन होगा तो अब एक्टिविटी ब्लॉक हो जाएगी। एक बात यहाँ याद रखिएगा कि अगर पीएच में माइनर चेंज आती है तो उससे एक्टिविटी स्लो हो जाती है, स्लो हो जाएगी, मुकम्मल ब्लॉक नहीं होगी। हाँ, अगर पीएच में मेजर चेंज आती है तो देन एंजाइम डीनेचर हो जाएगा और प्रॉपर जो पूरे का पूरा एक रिएक्शन है वो रुक जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये बात याद रखिएगा कि माइनर चेंज और मेजर चेंज पे क्या असर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं कि पेप्सिन जो कि स्टमक में अपना एक्शन करता है, अपनी एक्टिविटी करता है, इसका काम प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करना होता है और ये काम कर रहा है 1.5 से 2 पीएच पर, मतलब हाईली एसिडिक पीएच। और अगर पीएच हो जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल माइनर चेंज होती है पीएच 2.5, तो अब क्या होगा, रेट ऑफ एंजाइम एक्शन स्लो हो जाएगा। लेकिन अगर पीएच में चेंज मेजर आ जाए और ये पीएच पहुंच जाए 6 और 7 पे, तो इस पॉइंट के ऊपर एंजाइम क्या हो जाएगा, मुकम्मल तौर पे
डीनेचर हो जाएगा और अब स्लो नहीं होगी एक्टिविटी बल्कि बिल्कुल ही ब्लॉक हो जाएगी। तो ये पॉइंट ज़रूर आप ध्यान में रखिएगा। ट्रिप्सिन ये भी प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ड्यूडिनम विच इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ये वर्क करता है 7.8 pH पे, जो कि अल्कलाइन pH है। स्लाइटली अल्कलाइन है क्योंकि 7 न्यूट्रल है और 7 से आगे जाएं तो फिर 8, 9, 10, तो 10 जो है वो और फिर 14 तक जो है वो अल्कलाइन रहती है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 7.8 स्लाइटली अल्कलाइन pH है जहाँ ये काम कर रहा है। इसको अगर हम ग्राफ में दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि अगर आप ग्राफ देखते हैं पेप्सिन का, तो पेप्सिन की जो मैक्सिमम एक्टिविटी है वो 2 pH पे है। और अगर आप ग्राफ देखते हैं ट्रिप्सिन का, तो ट्रिप्सिन की जो मैक्सिमम एफिशिएंसी है वो 7.8 pH पर है। जो ही इससे आगे pH जाती है 8 या 9 पे, तो एक्टिविटी ड्रॉप होते होते बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो ये बात ज़रूर ज़हन नशीं रखिएगा कि एंजाइम्स अपनी इन्वायरमेंट में मौजूद कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन यानी कि pH पर डिपेंड कर रहे होते हैं अपनी ऑप्टिमम वर्किंग के लिए, ऑप्टिमम एक्टिविटी के लिए। आखिरी है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। इसको समझिएगा कि सबस्ट्रेट की मिकदार रेट ऑफ एंजाइम एक्शन को किस तरह से इंक्रीज़ करती है। अगर अवेलेबिलिटी ऑफ एंजाइम ज़्यादा है और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कम है, अब आप जैसे जैसे सबस्ट्रेट को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ये सबस्ट्रेट एंजाइम्स पे एक्टिव साइट पे अटैच होती जाएगी, बाइंड होती जाएगी और रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता जाएगा। अब एक पॉइंट आ जाता है कि जहाँ अवेलेबल जो एंजाइम्स हैं उनकी तमाम एक्टिव साइट ऑक्यूपाई हो जाती हैं। अब आप अगर सबस्ट्रेट को बढ़ाते हैं तो सबस्ट्रेट के पास जगह ही नहीं है क्योंकि तमाम एंजाइम्स की एक्टिव साइट ऑक्यूपाई हो चुकी हैं। दिस इज़ कॉल्ड सैचुरेशन पॉइंट। तो अब आप चाहे जितना मर्ज़ी बढ़ा लें सबस्ट्रेट को, रेट ऑफ एंजाइम एक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसा कि यहाँ देखिए इस पॉइंट पे रेट ऑफ एंजाइम एक्शन बिल्कुल कम है, ज़ीरो है। जैसे जैसे आपने सबस्ट्रेट बढ़ाना शुरू की वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ना शुरू हो गया। लेकिन इस पॉइंट पे आकर क्या हुआ कि जितने भी अवेलेबल एंजाइम थे उन सब की एक्टिव साइट ऑक्यूपाई हो गई। अब जब आपने मज़ीद बढ़ाई सबस्ट्रेट, तो चूंकि एक्टिव साइट ही अवेलेबल नहीं है, खाली नहीं है, तो वो कहाँ जाके अटैच हो। तो फिर क्या हुआ, फिर स्ट्रेट लाइन शो हुई, जिसका मतलब है कि अब रेट ऑफ एंजाइम एक्शन मज़ीद नहीं बढ़ेगा। हाँ, अगर आप इंडस्ट्री में देखें, इनऑर्गेनिक इन्वायरमेंट में देखें, तो वहाँ पे अगर आप एंजाइम की मिकदार को बढ़ा देते हैं और सबस्ट्रेट की मिकदार को भी बढ़ा देते हैं, तो फिर वो जो मज़ीद आपने ऐड की हैं एक्टिव साइट, उन पे जाकर ये सबस्ट्रेट अटैच कर जाएगी। इसकी सेम ऐसे ही एग्जांपल है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 5 देगें हैं और उनको बनाने के लिए आपके पास 2 बावर्ची हैं। अब अगर आप तीसरा बावर्ची ऐड करते हैं तो देगें बनने का प्रोसेस क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप चौथा ऐड करते हैं बावर्ची तो मज़ीद ज़्यादा, 5वां ऐड करते हैं तो मज़ीद ज़्यादा हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन अगर आप छठा बावर्ची ऐड करते हैं तो चूंकि देगें ही ख़त्म हो चुकी हैं, तो छठा बावर्ची अगर ऐड हो भी जाएगा तो उससे रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, उस वक्त फ़र्क पड़ेगा जब आप छठा बावर्ची भी ऐड कर दें और 6th देग भी वहाँ पे ऐड कर दें, तो फिर ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन, देगें बनने का जो प्रोसेस है वो मज़ीद बढ़ जाएगा। तो यही कंसेप्ट यहाँ पे यूटिलाइज़ हुआ है। तो मैंने आपको एक एग्जांपल से ये सिखाया है, समझाया है कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन को इफ़ेक्ट कर रही है, उस पर असरअंदाज हो रही है। तो बेटे ये जो टॉपिक है ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है,
बहुत ज़्यादा ये पास्ट में पेपर्स में आया है, बोर्ड के पेपर्स में। इसके अंदर से सेपरेटली भी पूछा गया है कि व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन, व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ pH ऑन एंजाइम एक्शन, व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो सेपरेटली पूछा गया 2 मार्क्स के लिए। और व्हाट इज़ ऑप्टिमम pH, व्हाट इज़ ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो आपने एग्जाम्पल लाजमी साथ देनी है, चाहे pH का पूछा जाए, चाहे पूछा जाए टेम्परेचर का। और 5 नंबर के लिए ये कंप्लीट एज ए लॉन्ग भी बोर्ड में कई दफ़ा रिपीट हो चुका है। तो उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसको गौर से सुनिए और यूनिक नोट्स को अपने सामने रखिए। वहाँ पे ये टॉपिक प्रॉपर इसी सीक्वेंस के साथ अच्छे अंदाज में आउटलाइंस और हेडिंग्स के साथ एक्सप्लेन किया गया है। और जैसे सैचुरेशन पॉइंट क्या होता है, व्हाट इज़ एंजाइम डीनेचरेशन, ये भी हाईलाइटेड फॉर्म में मौजूद हैं। तो आप जब यूनिक नोट्स से इस टॉपिक को पढ़ेंगे और फिर ये लेक्चर को सुनेंगे तो ये आपको ज़्यादा अच्छे अंदाज में समझ में आएगा, आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे। हमेशा खुश रहें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।